शेखर सुमन यादव को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। देखिए, चूंकि कशिश का ये मंच सजा है आज बिहार मंथन के लिए, और कशिश न्यूज मतलब खबर भी और असर भी, और यही हमारा मकसद भी है ताकि इस मंच पर जो बातचीत हो रही है तमाम अलग अलग दलों के नेताओं से, उनसे हम मंथन कर रहे हैं, चुनावी रणनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शेखर सुमन गायघाट से राजद के नेता है, वो मंच पर आ चुके हैं। सुष्मिता, मैं चाहूंगी कि बातचीत का ये सिलसिला आप आगे बढ़ाइए। उससे पहले हम चाहेंगे रश्मि कि हमारे संपादक जी आपको सम्मान। चलिए, बिल्कुल। संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे और डॉक्टर शेखर सुमन यादव को सम्मानित करेंगे, चूंकि ये परंपरा है हमारे बिहार की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर शेखर सुमन यादव के लिए। आज बिहार मंथन पर चर्चा हो रही है इस मंच के जरिए, और चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी नेताओं की, उस पर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी सुष्मिता। बिल्कुल रश्मि, देखिए हर फील्ड से हमारे साथ आज इस मंच पर लोग जुड़े, बातचीत चुनाव पर हो रही है, मंथन हो रहा है कि रणनीति क्या है, परिस्थिति स्थितियां क्या कुछ होने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर शेखर सुमन यादव जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच पर। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना एक बार राजनीतिक परिचय जो है हमारे दर्शकों तक साझा करें कि किस तरह से आप किस पार्टी से अपना सहयोग देते आए हैं और आगे आप किस तरह से काम करते नजर आएंगे। मुझे ये मंच दिया। मेरा नाम डॉक्टर शेखर सुमन यादव है। मैं पेशा से चिकित्सक हूँ और छात्र राजनीति से मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा रहा हूँ। 2007 में मैं छात्र राजद का सदस्य बना इसी पटना विश्वविद्यालय में। आगे की पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से हुआ और फिर मैं 2015 से विभिन्न स्थलों पे अस्पतालों में रहा। फिर अपना हॉस्पिटल 2019 में शुरू किया और तब से मैं समाजी सेवा में हूँ। कोविड के दौरान में जो दौर था उस समय हमारा अस्पताल काउंसलिंग था, संचालित हो रहा था और उस दौरान हमने जब लोगों की सेवा की तो मुझे लगा कि पैसा जिंदगी के लिए मायने नहीं है। अगर आपको कुछ जरूरी सुविधाएं नहीं मिले तो बहुत तरीके की परेशानी आती है। राष्ट्रीय जनता दल का चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था उस समय। पार्टी की तरफ से एक आदेश आया कि कुछ तरीके की दवाओं को पैकेट बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करवाइए क्षेत्र में, तो मैं और हमारी टीम उस कार्य में लगी रही। इस तरीके की जो भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोगों को मिला और हम लोगों ने उस कार्य को पूरा किया। और अभी जो है वो मैं गायघाट क्षेत्र है मुजफ्फरपुर जिला का, वहाँ से प्रयास कर रहा हूँ। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल शेखर जी, आपसे जब मैं बातचीत का सिलसिला जारी कर रही हूँ, सबसे पहले अपना परिचय दिया आपने कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जैसा मुझे जानकारी है कि पंचायतवार आप निःशुल्क जो है वो स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, तो एक झुकाव आपका स्वास्थ्य की तरफ है। और तो ऐसे में आप इस विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, जब गायघाट विधानसभा क्षेत्र जो अंतर्गत मुजफ्फरपुर के आ रहा है, इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कैसे आगे काम करेंगे? देखिए, वो जो क्षेत्र है हमारा वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जब मैं वहाँ पे गया, क्योंकि मेरा जन्मस्थली है, वहाँ काम करने का जो मौका मिला तो मुझे लगा कि वाकई यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं। तो पंचायत वाइज मैं स्वास्थ्य कैंप, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाना शुरू किया और हमारी टीम ने कुछ जांच शुरू किया। फिर दवा का वितरण हम लोग कर रहे थे। तो उसके दौरान में हमने पाया कि वाकई में यहाँ पे जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी कम है। जैसे 2 अस्पताल हमारे यहाँ है, ब्लॉक हॉस्पिटल, उसके अलावा बहुत सारा सीएचसी उस समय निर्माण हो रहा था और वो फंक्शनिंग हुआ है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से ये मांग होगी कि वहाँ पे जो सीएचओ है, कम से कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, उनकी बहाली हो, जो टीकाकरण है वो नियमित हो उस जगह पे, और जो दवाओं का उपलब्धता, जो तेजस्वी यादव जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने 440 तरह की दवा की उपलब्धता अस्पताल में लगाई और आज के डेट में इंसुलिन की भी उपलब्धता हॉस्पिटल में है। तो मैं चाहूंगा कि वो जो है हमारे गायघाट के, बंदरा के और कटरा के जिला अस्पताल और ब्लॉक हॉस्पिटल पे भी उपलब्ध हो।
शेखर जी, आप तो बता रहे हैं कि ये मांगे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में? मैं वहाँ पे एक प्लान कर रहा हूँ कि आने वाले समय में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में वहाँ पे स्थापित करूँ, जो मैंने एक ट्रस्ट बनाया है अपने दादाजी के नाम से, और उसी ट्रस्ट के द्वारा उसको संचालित करूँगा। ये मेरा प्लान है। शेखर जी, आप अपने आप को संभावित प्रत्याशी मानते हैं? प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। एक लंबा अनुभव हुआ मुझे भी कार्य करते हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, हाजीपुर में इलेक्शन एजेंट रहा हूँ और प्रभारी के तौर पे कार्य किया है। तो अगर पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी अगर आपको टिकट दे तो क्यों दे? आप अपनी बारे में अगर वो बताइए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आपने बताया कि आपकी राय क्या है, क्या कुछ मांगे, और आप किस तरह से पर्सनली इस चीज को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, जब आप पढ़े लिखने जाते हैं तो आपको अलग अलग जगह का एक्सपोजर होता है। तो जब आपको चीजें दिखती हैं कि यहाँ पे ये सुविधाएं हो सकती हैं, मैं जिस क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, आप समझिए कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है, और मुजफ्फरपुर का जो शिक्षा दर है वो 63.23% है। वो बिहार के शिक्षा दर से मुजफ्फरपुर जिला का शिक्षा दर ज्यादा है। वहाँ हमारे गाय घाट क्षेत्र का जो शिक्षा दर है वो 57% है, तो 57% है। तो मुजफ्फरपुर जिला बिहार में के शिक्षा दर से ज्यादा है और गाय घाट का कम है। उसका कारण है कि वहाँ पूरे विधानसभा क्षेत्र में मात्र 1 डिग्री कॉलेज है। तो मेरी ये मांग है कि वहाँ जो 3 ब्लॉक है, वो तीनों ब्लॉक में मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया कि हर डिग्री कॉलेज की स्थापना हर प्रखंड में करेंगे। तो हमारे यहाँ जो 2 प्रखंड है, बंदरा और कटरा, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से जब आप विधानसभा के भी अंदर जाएंगे तो देखेंगे तो उन 2 प्रखंड का जो साक्षरता दर है वो कम है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि वहाँ पे कृषि आधारित वो इलाका है, वहाँ पे जो लोग हैं वो खेती करते हैं, पशुपालक हैं, तो वहाँ मकई का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और अगर उस क्षेत्र में एक मकई का फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया जाए तो उसके वजह से बहुत सारी चीजें मक्का से बनती है, जैसे आपका पॉपकॉर्न है, जैसे आपका, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रोजगार के भी विकल्प हैं? रोजगार का विकल्प है। अगर सरकार वहाँ पे, ये सरकार सिर्फ नालंदा और पटना में कार्य करना चाहती है। पटना में ये मेट्रो बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट और न जाने क्या क्या बना रहे हैं, और हमारे यहाँ अभी प्रखंड से जिला मुख्यालय में आने के लिए भी सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम हर प्रखंड से जिला मुख्यालय को जोड़ेंगे, किंतु कहाँ मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल चले जाइए, सरकारी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है आज भी। तो जिला बार हर जिला का अपना कुछ खेती होता है। अगर वहाँ मुजफ्फरपुर में लीची फेमस है और उसके पल्प को अगर निकाल करके स्टोर पे प्रिजर्व करके बेचा जाए तो वो बहुत बड़ा हो। तो शेखर जी, क्या मैं ये मानूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं जिसे ज्यादा सौगात दे दी गई और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ उचित सुविधाएं भी नहीं पहुंची? बिल्कुल। आप एक राजगीर नालंदा जिला चले जाइए, अगर वहाँ पे स्टेडियम बनाना होगा तो राजगीर में बनाना होगा। क्या स्टेडियम बनाने के लिए आप मुजफ्फरपुर में नहीं बना सकती हैं, सुपौल में नहीं बना सकती हैं? वहीं पे सब चीज है, आप उठा करके देखिए, जो भी प्रमुख चीजें हैं वो एक नालंदा, गया, पटना 3 जिला में दे दिया जा रहा है। तो एक तरफ बिहार में मेट्रो, आप जो 3 जिलों का नाम ले रहे हैं, क्यों लगता है कि वहाँ झुकाव क्यों है? झुकाव इसलिए नहीं है कि सरकार को लगता है कि इधर ही से विकास करने से हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जो बाहर के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वो जब आते हैं तो उनको दिखता है कि बाप रे, पटना में, बिहार में इतना विकास हो गया। उनको पता ही नहीं है कि और जगह क्या स्थिति है। तो पलायन एक बड़ी समस्या है, और जो बहुत दिनों के बाद बिहार में आते हैं उनको यहाँ का मेट्रो दिखेगा तो लगेगा कि बिहार बहुत आगे चला गया। जबकि अगर बिहार की असलियत देखनी है तो आप सुपौल जाके देखिए, मधेपुरा जाके देखिए, अभी भी पक्का मकान वहाँ पे नहीं है। घर हमारे गाय घाट विधानसभा क्षेत्र का मैं बात करता हूँ, पूरा हमारा विधानसभा हाईवे पे है। 5 किलोमीटर आप इधर या उधर उतर जाइए, सड़क की स्थिति बदहाल है। आपको एक घटना याद दिलाता हूँ, आज से 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ, हमारे पंचायत के अंदर एक 13 बच्चे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल आ रहे थे और वो नाव से नदी पार करते थे, उनकी मृत्यु डूब करके हो गई। ये शेखर जी, देखिए, आप जो आज ये उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण सच में है, क्योंकि जब हम भी खबरें पढ़ते हैं तो ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अंतिम सवाल आपसे मेरा ये होगा, 2007 से आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आज आपकी ये पहली बार कोशिश है 2025 के विधानसभा चुनाव में, इतना लंबा वक्त क्यों ले लिया आपने? आखिरी सवाल। इतना लंबा वक्त लेने का हमारा कारण है कि हमको लगा कि अब हम मेच्योर हो चुके हैं राजनीतिक तौर पर, हमको चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ।
बेहद शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2007 से राजनीति से जुड़े हुए हैं और इस बार इनकी कोशिश है कि पार्टी की तरफ से उन्हें वो जिम्मेदारी मिले ताकि उसका वो निर्वहन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेखर सुमन यादव आपका और सुष्मिता आपका इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए। और देखिए, चूंकि बिहार बंधन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और विकसित बिहार, आगे बढ़ते हुए बिहार की नई तस्वीर क्या होगी, इस पर मंथन कर रहे हैं आज के इस कॉन्क्लेव में। और कॉन्क्लेव में अब आगे